दोस्तों, हम सभी को लगता है कि अमीर वही आदमी बन सकता है जिसके पास पहले से या तो बहुत सारा पैसा हो या फिर एक अच्छी एजुकेशन हो। कुछ लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए सब नहीं तो कम से कम अपने बिजनेस की जरूरत तो है ही। लेकिन इन सभी नोशंस को ध्वस्त करने वाला एक आदमी था जिसका नाम था रोनाल्ड रीड, जो कि एक पेट्रोल पंप पे काम करता था और बाद में वो एक स्वीपर की तरह काम करने लगा। और इस जॉब में रहते हुए उसने अपने लिए 64 करोड़ रुपए जोड़ लिए थे। ये कहानी बहुत तरीकों से खास है दोस्तों, क्योंकि सभी को रोनाल्ड की वेल्थ का पता उसके मरने के बाद चला। आखिर कैसे हुआ ये आदमी इतना अमीर और इसकी जिंदगी से हमारे लिए सीखने के लिए क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, रोनाल्ड रीड का जन्म 1924 में हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन के 5 साल पहले। रोनाल्ड अपने घर से पहला इंसान था जिसने हाई स्कूल पास किया था और स्कूल जाने के लिए भी उसे 6.4 किलोमीटर रोज चलना पड़ता था। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जहां पर उसने एक मिलिट्री पुलिसमैन के रूप में काम किया। और जब वो वापस अमेरिका आया तो उसके पास अब कोई काम नहीं था, इसलिए उसने एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करना शुरू कर दिया। 1979 में 58 साल की उम्र में रोनाल्ड ने पेट्रोल पंप की इस नौकरी में रिटायरमेंट ले ली। लेकिन वो खाली घर पर नहीं बैठना चाहता था, इसलिए उसके तुरंत बाद जेसी पेनी नाम के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक स्वीपर की नौकरी ले ली और इस नौकरी को भी उसने 1997 यानी अगले 17 साल तक किया। 2014 में जब रोनाल्ड की मौत हो गई तो फैमिली उदास तो थी, लेकिन तभी उन्हें उससे भी बड़ा एक शौक लगा। उन्हें पता चला कि रोनाल्ड अपने पीछे 80 लाख डॉलर यानी कि 64 करोड़ रुपए छोड़ गए हैं। सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर कैसे, जिस इंसान ने सारी जिंदगी बहुत लो प्रोफाइल जॉब्स की हैं, उसके पास इतने पैसे आए कहां से? और अगर रोनाल्ड के पास इतने पैसे थे तो आखिर उसने कभी अपने लिए बड़ा घर, गाड़ी या फिर कुछ क्यों नहीं खरीदा और वो काम ही क्यों करता रहा? तो रोनाल्ड की जर्नी शुरू की जाए तो हमें वापस उस पेट्रोल पंप पर चलना होगा जहां से रोनाल्ड ने शुरुआत की थी। इस पेट्रोल पंप पर अपने लंच ब्रेक के वक्त वो एक कैफेटेरिया में जाया करता था जो कि वहां के लोकल मेमोरियल हॉस्पिटल में था। लेकिन कुछ सालों बाद ये कैफेटेरिया बंद हो गया और रोनाल्ड को फिर एक दूसरी कॉफी शॉप में जाना पड़ा। एक दिन इसी कॉफी शॉप में उस हॉस्पिटल के डेवलपमेंट डायरेक्टर से रोनाल्ड की मुलाकात हुई। बातें करते वक्त उस डायरेक्टर ने रोनाल्ड को पास की एक लाइब्रेरी में उससे मिलने को कहा। उस डॉक्टर ने तो रोनाल्ड को कोई खास एडवाइस नहीं दी, लेकिन उस लाइब्रेरी में जाकर रोनाल्ड ने कई सारी बुक्स डिस्कवर की और रोनाल्ड को पढ़ने का शौक चढ़ गया। इसके बाद रोनाल्ड ने कई सारी फाइनेंशियल बुक्स पढ़नी शुरू कर दी जिसमें पैसों की वर्किंग को लेकर काफी कुछ था। इसके बाद रोनाल्ड का स्टॉक मार्केट में भी इन बुक्स के साथ रोनाल्ड को दी वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम का एक फाइनेंशियल अखबार पढ़ने के अभी खूब शौक था, जिस वजह से रोनाल्ड अब एक मामूली सा वर्कर होने के साथ साथ फाइनेंशियल वर्ल्ड में हो रही गतिविधियों के बारे में भी एक एक्सपर्ट बन गया था। इसके बाद रोनाल्ड ने एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी शुरू की। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल थी दोस्तों, और एक तरह से कहा जाए तो ये बिल्कुल ही बेसिक थी जो कोई भी फॉलो कर सकता है। रोनाल्ड की मौत के वक्त उसने 95 कंपनीज के स्टॉक खरीदे हुए थे, जहां से रोनाल्ड की पहली स्ट्रैटेजी का पता चलता है। ये स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन की, यानी कि कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह पर नहीं रखना चाहिए, फिर चाहे वो बिजनेस कितना भी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो। हमने देखा ही है कि कई बार लोग एक ही दिन के मार्केट क्रैश से अपना पैसा खो देते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह पर इन्वेस्ट करके रखी होती है। इसके बाद रोनाल्ड की इन्वेस्टमेंट्स को स्टडी किया गया, जो रोनाल्ड ने हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशंस, पब्लिक यूटिलिटीज जैसे कि रेल ट्रांसपोर्ट, बैंक्स और कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में काम करने वाली कई कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। रोनाल्ड ने लेहमैन ब्रदर्स में भी इन्वेस्ट किया था। लेहमैन ब्रदर्स वही बैंक था दोस्तों जो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में बर्बाद हो गया था, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रोनाल्ड का सारा पैसा नहीं डूबा। अब एक दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ से निकल कर आता है कि आखिर जब रोनाल्ड की मौत 2014 में हुई थी तो तब तक उसने गूगल या एप्पल जैसी कंपनीज में कुछ भी इन्वेस्ट क्यों नहीं कर लिया था? ये भी रोनाल्ड की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था दोस्तों। रोनाल्ड किसी भी उस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे जिसके बारे में उन्हें ना पता हो। अपनी लाइब्रेरी की फाइनेंशियल एजुकेशन के कारण रोनाल्ड को बैंक्स और बाकी चीजें तो समझ में आती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें ज्यादा नहीं पता था, इसलिए वो अपने पैसे के साथ जुआ खेलकर टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इस स्ट्रैटेजी ने भी उन्हें एक बहुत बड़ा लॉस से बचाया। 90 के दशक में इंटरनेट नया नया आया था दोस्तों, और इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे ही किसी भी इंटरनेट कंपनी में पैसा लगाने लगे थे। आज तो ये जोक भी चलता है कि किसी भी नाम के आगे अगर आप .com लगा दो तो कल ही आपको $1 मिलियन की फंडिंग मिल जाएगी। इस समय में काफी सारी ऐसी कंपनीज भी खड़ी हो गई थी दोस्तों जिसके पास ना ही कोई बिजनेस मॉडल था और ना ही कोई प्लान, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर्स पैसा लगाए जा रहे थे इसलिए इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही थी। रोनाल्ड ने इस समय में किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। फिर 2000 का साल आया जब .com बबल क्रैश कर गया। ये एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल आपदा थी जब अचानक से लोगों को ये समझ में आ गया कि उन्होंने टेक्नोलॉजी में अपना पैसा लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए सभी लोग अपना पैसा मार्केट से निकालने लगे। जैसे जैसे लोग पैसा निकालने लगे स्टॉक्स को वैल्यू भी गिरने लगी। अब स्टॉक्स की वैल्यू गिर रही थी इसलिए और भी ज्यादा लोग अब यहाँ से पैसा निकालने लगे और इस तरह से पूरा मार्केट रातों रात क्रैश हो गया।
और बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए। आज भी हम क्रिप्टो के साथ यही देखते हैं दोस्तों कि लोग बिना क्रिप्टो को समझे उसमें भेड़चाल की तरह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर अचानक से एक दिन उनका सारा पैसा डूब जाता है। रोनाल्ड इस .com बबल को इसलिए अवॉइड कर पाए क्योंकि वो अपनी स्ट्रैटेजी पर अड़े रहे। अब सवाल यह है कि रोनाल्ड आखिर इतने अमीर थे तो उन्होंने कभी ये पैसा खर्च क्यों नहीं किया? इसका जवाब बहुत सिंपल है। रोनाल्ड को अमीर होने और वेल्दी होने का फर्क पता था। आप चाहें तो एक बड़ा घर और एक बड़ी गाड़ी खरीद कर अमीर दिख सकते हैं, अमीर फील भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप वेल्दी नहीं है क्योंकि इन दोनों ही केसेस में आप पर लोन रहेगा, आपको ईएमआईज भरनी पड़ेंगी। साथ ही आप इस बोझ के कारण जो भी जॉब उस वक्त कर रहे हैं उसे छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपको लगातार पैसे की जरूरत पड़ती रहेगी। पैसे का मेन फंक्शन आपको फ्री करना है ताकि आप अपने हिसाब से लाइफ जी सकें, आप जब चाहे उठ सकें, जब चाहे काम करें और जब चाहे ब्रेक ले सकें। रोनाल्ड को फ्री रहना था, इसलिए वो कभी इस जाल में नहीं फंसे और हमेशा ही वेल्थ क्रिएट करते रहे। उनके लिए पैसा कमाना अब उनकी नीड नहीं थी बल्कि इन्वेस्टमेंट्स के उनके लिए एक गेम की तरह थी जिसमें रोज वो बेहतर होना चाहते थे। साथ ही उन्हें यह भी पता था कि घर और कार दोनों ही डिप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, यानी वो चीज हैं जिनकी वक्त गुजरने के साथ वैल्यू हमेशा कम रहती है। शोरूम से निकलने के बाद एक कार की कीमत 30% तक कम हो जाती है। इसके मुकाबले में अगर आप जमीन खरीदें या फिर स्टॉक्स खरीदें तो उनकी वैल्यू ज्यादातर केसेस में हमेशा बढ़ती ही रहेगी। रोनाल्ड का लाइफ को लेकर क्या नजरिया था ये उनकी एक वसीयत से भी पता चलता है। जो $8 मिलियन उन्होंने अपनी जिंदगी में कमाए थे उसमें से $2 मिलियन तो वो अपने बच्चों के नाम कर गए थे, लेकिन उन्होंने $4.8 मिलियन उस हॉस्पिटल को डोनेट कर दिए थे जिसके कैफेटेरिया में वो खाना खाया करते थे। इसके अलावा उन्होंने $1.2 मिलियन उस लाइब्रेरी को भी डोनेट किए थे जहां उन्होंने किताबें पढ़कर ये सब सीखा था। रोनाल्ड की कहानी में हमारे लिए सीखने के लिए काफी कुछ है। पहला तो ये कि अगर रोनाल्ड बुढ़ापे में एक लाइब्रेरी जाकर कुछ सीखने की इच्छा रख सकते हैं तो हमें आखिर कौन रोक रहा है। रोनाल्ड ने न सिर्फ किताबें पढ़ी बल्कि उस नॉलेज को अप्लाई किया और कभी इस बात को लेकर वो घमंडी नहीं बने। उन्होंने कभी शो ऑफ करने के लिए कोई महंगा सामान नहीं खरीदा, अपने घर वालों तक को नहीं बताया कि वो कितने अमीर हैं। बस काम करते रहे और आराम से अपने हिसाब से उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई। जब इस जिंदगी को अलविदा कहने का वक्त भी आया तब भी उनके मन में कोई लालच नहीं था। उन्होंने अपना ज्यादातर पैसा डोनेट कर दिया ताकि जिस समाज ने उन्हें बनाया था वो पैसा उसी समाज की बेहतरी के काम आ सके। रोनाल्ड और लॉटरी जीतने वाले इंसान में ये बहुत बड़ा फर्क होता है दोस्तों कि पैसे ने रोनाल्ड को नहीं बदला और इसलिए वो पैसा उनके पास हमेशा रहा और आज भी उनकी बात की जा रही है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की किताब में भी रोनाल्ड की कहानी दर्ज है जहां से पूरी दुनिया को उनके बारे में शायद पहली बार पता चला। आपको रोनाल्ड की कहानी से क्या सीखने को मिला हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।